नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और आज हमने जो एक टॉपिक चुना है, इस टॉपिक में से सवाल आप पीछे के एग्जामों में देखोगे तो बहुत बार आप मॉडल पेपर उठा के देख लो या आप विभिन्न एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, वो सवाल बनते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो अलग अलग क्षेत्र है, उनके अलग अलग जो नाम है, वो नाम पूछे जाते हैं। आजकल परीक्षा में सुमेलित करो जैसे सवाल आते हैं, आपको सुमेलित करना होता है और अलग अलग भौतिक प्रदेशों के नाम होते हैं और वो किस जगह से है या क्या दूसरा नाम है, तो वो होते हैं। तो ऐसा ही चैप्टर आज हमने चुना है भौतिक प्रदेशों का, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नामों की हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको मजा आए या नहीं आए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझेंगे मेरे साथ, कोशिश करेंगे कि आपको अभी याद हो जाए, अगले 10-15 मिनट में याद हो जाए। बस आपको याद करना है और साथ साथ एक छोटा सा काम करना है, और वो है सब्सक्राइब वाला। कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत में देखो, एक एक के नाम पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है जांगड़ प्रदेश। सिंपल से स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जांगड़ प्रदेश, देखो महाभारत काल के समय जो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र था, ध्यानपूर्वक समझना आप, बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र था, बस इतना सा याद रखना है आपने को, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र। मुख्यतः जो बीकानेर का क्षेत्र था और उसके कुछ हिस्सा जोधपुर का, उस दोनों को मिलाकर क्या बोलते थे? जांगड़ प्रदेश। और इसीलिए बीकानेर के शासक स्वयं को जांगलधर बादशाह भी कहते थे। जांगलधर बादशाह, जांगलधर राजा क्या नाम उपाधि लगाते थे? जांगलधर। तो राजा की उपाधियां थी। और ये महाभारत के समय में इस क्षेत्र को, जो बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र था, उसको जांगलधर क्षेत्र कहा जाता था। सिंपल सी बात, जांगलधर, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र की बात मैं करूं तो दूसरा क्षेत्र है मेरवाड़ा। देखो नाम से समझना, मेरवाड़ा किस क्षेत्र को, यदि आपको आता है तो वीडियो को फटाफट सुनते जाना। मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो आपको याद रखना होगा। मेरवाड़ा क्षेत्र को याद रखने के लिए सीधा सा तरीका है। तो देखो, आप देखोगे मैंने लिख दिया यहां अज, तो क्या बन गया ये इतना? अजमेर। तो जो अजमेर का क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा लिखा मिलेगा आपको, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो जो मेरवाड़ा क्षेत्र है वो है अजमेर के क्षेत्र का, जो आसपास का क्षेत्र था अजमेर का, उसको बोलते थे मेरवाड़ा। सीधा सीधा सिंपल छोटी छोटी बातों में हम समझेंगे। अजमेर मेरवाड़ा, देखो यहां से बन रहा है अजमेर को मैं दूसरे कलर से लिख दूं आपके तो और ज्यादा समझ में आएगा। यहां अजमेर करना, अज कर दो आप तो अजमेर बन रहा है, क्षेत्र का नाम अजमेर। तो मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो अजमेर क्षेत्र का अंतर्गत आता है। तीसरा देखो मारवाड़ है, सिंपल है। राजस्थान की एकीकरण में हम समझोगे कि मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, रियासतों का जिक्र आपने पढ़ा होगा। तो मारवाड़ जो क्षेत्र था वो देखो मुख्यतः जोधपुर, ठीक है, नागौर का कुछ क्षेत्र, पाली का कुछ क्षेत्र, जैसलमेर का कुछ क्षेत्र, ये सारे के सारे जो बड़ा क्षेत्र था वो मारवाड़ के अंतर्गत आता है। एक मारवाड़ है, एक मेवाड़ है, एक ढूंढाड़ है, एक हाड़ौती है, ये मोटे मोटे क्षेत्र है। तो मारवाड़ को मैंने लिखा है, मारवाड़ क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान का जो रियासती क्षेत्र था, तो वो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सिंपल सी कहानी है इसकी। ऊपरमाला, मोस्ट अब आना स्टार्ट हुआ है, मोस्ट ध्यानपूर्वक समझना। ऊपरमाला का आपने राजस्थान के किसान आंदोलनों में जिक्र पढ़ा होगा। राजस्थान का जो किसान आंदोलन है, जो कि हर एक परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसके लिंक जो है मैंने बना रखे हैं वीडियो, तो लिंक है इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो ऊपरमाला जो क्षेत्र है, ये देखो एग्जैक्ट आपने को याद रखना है। ऊपरमाला जो क्षेत्र है वो है बिजोलिया, क्योंकि बिजोलिया भी एक किसान आंदोलन हुआ था, आप सबको पता है। बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़ में, बिजोलिया आप सबको पता है, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ का जो क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ आप सबको पता है चित्तौड़ का जो दूसरा भाग है। चित्तौड़ में दो टुकड़े हैं चित्तौड़ के,
चित्तौड़ के दूसरे भाग में बेसरोडगढ़ है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था, ऊपरमाला। और आप सबको पता होगा, यदि आपने पढ़ रखा है, कंपटीशन की तैयारी गंभीरता से कर रहे हो, तो ऊपरमाला पंच बोर्ड का भी गठन किया गया था। एक संस्था बनी थी 1917 में, ऊपरमाला पंच बोर्ड। ऊपरमाला पंच बोर्ड, पंच बोर्ड, ये आपने नाम सुना होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत आया था। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, जब विजय सिंह पथी, रामनारायण चौधरी का जिक्र आपने पढ़ा होगा। तो उस समय 1917 में ऊपरमाला पंच बोर्ड का गठन किया गया था और इसके मन्नाजी पटेल इसके पहले अध्यक्ष थे। मन्नाजी पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। ये मन्नाजी पटेल की अध्यक्षता में, आप सबको याद होगा, लेकिन मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा। ऊपरमाला का मतलब है ऊपर माला, माल का मतलब, ऊपरमाल का मतलब है उठा हुआ पठारी क्षेत्र। ये क्या है, जो बिजोलिया और बेसरोडगढ़ का क्षेत्र है, यहां बीच में एक ऊंचा पठारी क्षेत्र है, काफी उपजाऊ है, ठीक क्षेत्र है खेती की दृष्टि से, और इसी क्षेत्र को बोलते हैं ऊपरमाल। तो ऊपरमाला कह दो, ऊपरमाल कह दो। ऊपरमाल पंचबोर्ड जो है वो 1917 में गठित हुआ और ये क्षेत्र कहां आता है, बिजोलिया और बेसरोडगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है वहां आता है। अब देखो कांठल, अगला शब्द आपको याद रखना है भौतिक प्रदेशों में, कांठल। देखो कांठल जो है वो किनारा, किनारे से संबंधित है, किनारा। और किस नदी का किनारा, माही नदी का जो किनारा है। अब माही नदी का किनारा, और जो माही नदी बहती है प्रतापगढ़ में, आपको पता है नदियों में आपने पढ़ा होगा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में जो माही नदी का कटाफटा जो किनारा है उसको बोलते हैं कांठल। और इस प्रतापगढ़ में जो मैदानी क्षेत्र है उसको कांठल का मैदान भी कहा जाता है। कांठल का मैदान, तो कांठल का मैदान भी प्रतापगढ़ में है। और कांठल का नाम आए तो माही नदी से रिलेटेड है। प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो माही नदी का कटाफटा क्षेत्र है, कटाफटा नदी का किनारा है, उसको बोलते हैं कांठल। अगला जो शब्द आता है वो है देशहरो। देशहरो का नाम से पता चल रहा है कि ऐसा क्षेत्र जो हरा भरा हो। देखो देशहरो का नाम से पता चल रहा है कि हरा भरा क्षेत्र, नाम से पता चल रहा है। अब हरा भरा क्षेत्र, अब हरा भरा क्षेत्र जो है वो कहां होगा भाई, जैसलमेर में तो होगा नहीं, बाड़मेर में भी नहीं होगा। ये जो क्षेत्र है, ये देशहरो जो है वो है उदयपुर। उदयपुर का जो, उदयपुर में दो पहाड़ियों का नाम याद रखना। एक है जरगा पहाड़ी, उदयपुर में है जरगा पहाड़ी। जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र है, रागा पहाड़ी। इनके मध्य का जो क्षेत्र है, इनके जो मध्य का क्षेत्र है उसको बोलते हैं देशहरो। क्योंकि ये जो जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जो है, बीच का क्षेत्र, ये जरगा हुई, ये रागा हुई, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो हरा भरा रहता है, सदा हरा भरा रहता है। क्योंकि पानी की कोई समस्या नहीं, बारिश अच्छी होती है, पानी के संसाधन अच्छे हैं। तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, हरा भरा रहने की वजह से इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, देशहरो। देशहरो उदयपुर में। अगला जो बिंदु आता है वो है रूमा। देखो बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं, ज्यादा जोर नहीं आता, बस आप तो गणने की तरह अपने को क्लास को देखनी है, मस्त होके आराम से समझने की कोशिश करना। यहां से क्लास में से एक सवाल आ जाए, 15 मिनट में एक सवाल आ जाए, भाग्यशाली हो आप, भाग्यशाली हूं मैं यदि 15 मिनट में आपके एक सवाल निकल कर आता है। तो देखो रूमा जो है, रूमा जो क्षेत्र है वो क्या है, ध्यानपूर्वक समझना कि रूमा जो क्षेत्र था वो क्या था कि आप सांबर, जो सांबर के आसपास का, सांबर झील के जो आसपास का क्षेत्र है उसको बोलते थे रूमा। सांबर जयपुर में है, सबको आपको पता है। तो सांबर जो झील है उसके जो क्षेत्र है, सांबर के आसपास का क्षेत्र है, उसको बोलते थे रूमा। और यहां जो नमक निकलता था उसको वो बोलते हैं रोमक। तो इस नमक को रोमक कहने की वजह से इसका क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र का नाम हो गया रूमा। काफी महत्वपूर्ण है, काफी कम जगह मिलेगा आपको रूमा क्षेत्र। रूमा क्षेत्र का मतलब है, आप यूं याद रखो कि यार रूम में रहोगे आप तो खाना खाना पड़ेगा, और खाने में क्या डालना पड़ेगा, नमक। और नमक कहां का है, सांबर का। राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन सांबर में होता है, तो सांबर का नमक प्रसिद्ध है और रूमा जो है वो नमक की बात करता है। तो सांबर के आसपास का क्षेत्र जो है वो रूमा कहलाता है। अगला शब्द जो आता है वो आता है मछला मगरा। देखो मछला मगरा, ये मछला मगरा, पहले मगरा की बात करूं तो मगरा जो होता है वो क्या है,
उदयपुर के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियां जो है, ऊंची जगह है, वो होती है मगरा। पहाड़ियों को बोलते हैं मगरा। अब जैसे राजस्थानी में कई नागौर आसपास डूंगरी बोलते हैं, डूंगर बोलते हैं, तो वहां क्या बोलते हैं, पहाड़ियों में से टिक ऊपर से ऐसे नहीं है पहाड़ियां, ऊपर से समतल सी टाइप की पहाड़ियां होती है, उसको बोलते हैं मगरा। जैसे हम बोलते हैं बिहड़ में जा रहे हैं, तो वहां उदयपुर के आसपास मगरा बोलते हैं वहां। तो मछला मगरा है, मछला का मतलब है मछली से है। अब ये मछला है या मछली है, एक ही बात है, मछली का पति मछला होता होगा। तो मछली क्या आकृति की जो उदयपुर के उत्तर साइड में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की आकृति है मछली टाइप की, इस प्रकार की। जैसे आपने माउंट आबू में देखा होगा टोडरोक और ननरोक। टोडरोक कहां है? टोडरोक आप सबको पता है माउंट आबू में है, मेंढक की आकार की एक चट्टान है, उसको टोडरोक बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही जो उदयपुर के उत्तर में एक जो पहाड़ी है जिसको मछली के आकार का होने की वजह से इसको बोलते हैं मछला मगरा। तो ये कहां हुई? उदयपुर। अब मछला कह लो तो मछली कह लो, वो आपके हिसाब से देख लेना। अगला जो है तोरावटी। देखो तोरावटी जो क्षेत्र है, ये तोरावटी शब्द जो बना है, यहां तंवर वंश का शासन था। ठीक है, तंवर वंश का होने की वजह से धीरे धीरे ये क्षेत्र क्या कहलाया? तोरावटी। और यहां एक नदी निकलती है कांतली। कांतली नदी का जो क्षेत्र है वो तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। और कांतली नदी आप सबको पता है कि देखो, एक है नीम का थाना, नीम का थाना जो है वो है सीकर। तो नीम का थाना सीकर प्लस एक और क्षेत्र जो जयपुर का है, जयपुर का क्षेत्र नीम का थाना और जयपुर के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं तोरावटी प्रदेश, क्योंकि यहां तंवर वंशों का राज था। और जयपुर में खास तौर से एक जगह है कोटपूतली। तो नीम का थाना से लेकर कोटपूतली जो जगह है, इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। नीम का थाना कांतली नदी से रिलेटेड है, नीम का थाना, और कोटपूतली जो जयपुर में जगह पड़ती है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, तंवर वंशों का शासन था, तंवर राजपूत का शासन था, इसलिए क्या कहलाया? तोरावटी कहलाया। अगला जो शब्द है चंद्रावती। देखो नाम से पता चल रहा है, चंद्र आकाश में होता ऊंचा, चंद्रावती। और ये जो है वो सिरोही का माउंट आबू जो क्षेत्र है, सिरोही क्षेत्र को प्राचीन जमाने में चंद्रावती कहा जाता था। सिरोही का नाम, माउंट आबू जो अर्बुदा आपने पढ़ा होगा, अर्बुदा, माउंट आबू नाम था अर्बुदा देवी का मंदिर भी है, अधर देवी का मंदिर भी है। तो सिरोही का क्षेत्र है, यहां आप सबको पता है पहाड़ियां बहुत ऊंची ऊंची है, इसलिए यहां पुराना नाम जो था वो था चंद्रावती। तो चंद्रावती चंद्र से बढ़ना है, चंद्र से आपको याद रहो ऊंचाई पे पहाड़, सबसे ऊंची पहाड़ी गुरु शिखर है, सिरोही में है। तो सिरोही का क्षेत्र जो है वो चंद्रावती कहलाता है। तो देखो बहुत कुछ पढ़ा हमने, 10-12 नाम पढ़े और यहीं से सवाल निकला करता है। अगला जो आता है बर्ड। देखो बर्ड जो है ये बर्ड नहीं है, बर्ड है जो है, ये किसान आंदोलन भी काफी प्रसिद्ध हुआ था। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ शब्द है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे आपने अभी उपरमाल का नाम सुना था, वैसे ही बर्ड जो किसान आंदोलन है वो कहां का है? बूंदी का। वैसे लिख लेना, बूंदी का किसान आंदोलन था। बूंदी का वो क्षेत्र पथरीला क्षेत्र, बूंदी का एक पथरीला क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र। यहां क्या हुआ, जमीन उपरमाला उपजाऊ है, लेकिन जो बर्ड जो है वो बूंदी में अनुपजाऊ जमीन है, पथरीली जमीन है, वहां की स्थिति खराब थी और इसी वजह से बर्ड का किसान आंदोलन हुआ था। तो बर्ड कहां है? बूंदी में, ये पथरीला इलाका है, वो बर्ड कहलाता है। अगला जो शब्द, देखो छोटे छोटे शब्दों की बात कर रहा हूं मैं। अगला जो शब्द है वो है शपालदक्ष। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चौहानों का प्रारंभिक राज्य था, चौहानों का। यदि चौहानों को आप पढ़ोगे तो वहां सपालदक्ष का जिक्र जरूर आएगा। और सपालदक्ष जो है वो सांबर का, मान लो सांबर प्रारंभिक क्षेत्र था चौहानों का, सांबर। तो सपालदक्ष जो है वो क्या है? सांबर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, सांबर क्षेत्र का पश्चिमी जो अजमेर नागौर का क्षेत्र है, अजमेर और नागौर का जो क्षेत्र है सांबर के पश्चिम में, उसको बोलते थे सपालदक्ष। तो सपालदक्ष चौहानों से रिलेटेड है, चौहान पढ़ोगे सपालदक्ष का जिक्र जरूर आएगा। अगला जो शब्द है वो है मालानी।
देखो आपने मालानी जो नस्ल है वो घोड़ों की नस्ल बड़ी प्रसिद्ध है, मालानी नस्ल के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। और ये घोड़े जो है वो आप देखा होगा कि जो बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र है, बाड़मेर प्लस जालोर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, मालानी क्षेत्र कहलाता था। याद रख लेना, अभी पूरा दिमाग लगा के अभी चाहे कोई ट्रिक बनाओ, किसी खोपड़ी में कोई चित्र बनाओ, आप अपने हिसाब से बना लेना, लेकिन मालानी नस्ल यहां से क्या, देखो मेरा काम है कि मोस्ट चीजों पर बात करना, और मोस्ट चीजें ये है। अभी सवालों पे बात करेंगे तो देखना आप, सवालों की जिक्र भी हम करेंगे। तो मालानी जो नस्ल है वो बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और इसी वजह से ये क्षेत्र जो क्षेत्र था वो मालानी क्षेत्र कहलाया। अब देखो डांग क्षेत्र, ये किस नदी से जुड़ा हुआ है, डांग क्षेत्र चंबल नदी से जुड़ा हुआ है। अब देखो चंबल नदी का वो क्षेत्र जो चंबल नदी में मिट्टी बढ़ने की वजह से उबड़ खाबड़ हो गया, अपरदन मिट्टी अपरदन की वजह से, मिट्टी अपरदन की वजह से उबड़ खाबड़ हो गया, ऐसे वो क्या कहलाता है, डांग। जैसे आपने डांग का देखी है, गांवों में एक लाठी रखते हैं, वैसे लाठी सीरीज भी आएगी जिक्र, लेकिन अभी में ऐसे डांग होती है सीधी बांस की लकड़ी। तो वैसे ही सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, आपने चंबल को मैंने पढ़ाया था तब बताया था सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली के में जो चंबल नदी है वो बिल्कुल सीधी बहती है, एकदम सीधी, मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर बनाते हुए बहुत जगह सीधी बहती है। और इसी क्षेत्र में जो चंबल के आसपास का क्षेत्र है वो क्या, कौन सा क्षेत्र कहलाता है, डांग क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सीधी, डांग की तरह सीधी चलती है, तो सीधा क्षेत्र है। उबड़ चंबल के अपरदन की वजह से उबड़ खाबड़ हो गया, और इसी क्षेत्र को डांग कहते हैं। चंबल की सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। अगला क्षेत्र है बांगड़ या बांगर। तो देखो इसका सीधा सा कहानी है, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे राजस्थान के सेठ साहूकार हुए जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, बहुत उद्योगपति हुए, जिसमें टाटा, बिरला, बांगड़, इसका नाम आपने सुना होगा। तो ऐसा ही क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, जो शेखावाटी का क्षेत्र है। यहां बहुत सारे सेठ साहूकार हुए, शेखावाटी का क्षेत्र है, शेखावाटी का। शेखावाटी में भी आप देखोगे तो जो सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र है, सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है, झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, या बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। रे बोल दो या रे बोल दो, बांगड़ क्षेत्र या बांगड़ क्षेत्र कौन सा है, सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो है बांगड़ क्षेत्र। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना। इसके अलावा जो है वो है सपाट। सपाट से आप याद रखना, सपाट, सपाट का मतलब सीधा, सपाट सीधा। तो देखो आप देखोगे कि जो सवाई माधोपुर और धौलपुर का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से टच होता है, सवाई माधोपुर करौली का कह लो, सवाई माधोपुर और जो करौली का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से टच होता है, आप सबको पता है इसका बॉर्डर किससे साझा होता है, मध्य प्रदेश से। तो जो मध्य प्रदेश से टच होता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सपाट। सपाट, सपाट कह दो, सपाट कह दो, सपाट, सपाट मत कह देना। सपाट जो क्षेत्र है वो यहीं से बड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से। करौली का जो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से टच होता है, सपाट कहता है। राठी क्षेत्र, देखो राठी क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान में है, जहां बारिश बहुत कम होती है, राठी क्षेत्र। और राठी गाय की एक नस्ल भी है, आप सबको पता होगा, गाय की एक नस्ल भी है, और ये नस्लों का नाम भी उसी क्षेत्र भौतिक प्रदेश की वजह से नामकरण होता है। तो राठी क्षेत्र जो जैसलमेर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है राठी क्षेत्र। और यहीं की राठी गाय का जिक्र भी नस्लों में आपने पढ़ा होगा। अगला जो क्षेत्र है राठ, राठी और राठ अलग अलग है, राठ कह दो या अहिरवाट कह दो, एक ही बात है। देखो राठ जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर का, राठी नजदीक जाना है पाकिस्तान बॉर्डर के, और राठ की बात आए तो हरियाणा बॉर्डर पे चले जाना है। तो देखो अलवर का जो क्षेत्र है, अहिरवाट, अहिर एक जाति है जो अलवर में बहुत ज्यादा, अहिर जो यादव है, यादवों का मान लो आप, यादव कह दो, अहिर कह दो, तो अलवर क्षेत्र में बहुत सारे यादव है।
वैसे सवाई माधोपुर करौली में इधर में भी है, लेकिन अलवर क्षेत्र में आपने देखा होगा यादवों का शासन था। तो अलवर क्षेत्र का जो नीमराणा के आसपास का क्षेत्र, जो मुख्यतः नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, नीमराणा जो है हरियाणा के जो टच अलवर का जो हरियाणा बॉर्डर और अलवर का जो बॉर्डर है, उस क्षेत्र को राठ कह दो या अहिर वाट कह दो, एक ही बात है। तो राठ अलग है और राठी अलग है, इसको आप समझने की कोशिश करना। अगला जो बात है मेवल, मेवल जो है वो आपको पता है पहाड़ी इलाका, पहाड़ियों से घिरा ढका जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है मेवल। तो मेवल है डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मेवल क्षेत्र कहलाता है। मेव जनजाति रही है, मेव अलवर में है, लेकिन मेवल जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा को, आपको मेवल का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र, मेवल का होता है पहाड़ी क्षेत्र, और पहाड़ कहां होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवल क्षेत्र कहलाता है। और लास्ट में देखिए तो गिरुआ, गिरुआ का अर्थ जो है वो है देखो घिरा हुआ, गिरुआ का अर्थ है घिरा हुआ, इसको बोलोगे घिरा हुआ घिरा हुआ घिरा हुआ घिरा हुआ घिरा हुआ घिरा गिरवा 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 हो गया। तो घिरा हुआ क्षेत्र, घिरा हुआ किससे, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, गिरवा। पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र उदयपुर में, वो क्षेत्र उदयपुर की बात कर रहा हूं, गिरवा कहां है, उदयपुर, याद रख लेना उदयपुर। उदयपुर में जो पहाड़ियों से, जैसे ऐसे पहाड़ियां हो और बीच में जो चारों तरफ पहाड़ियां हो और ये बीच का जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, गिरवा। ठीक है, तो गिरवा क्षेत्र उदयपुर का है। तो गिरवा कौन सा है, 56 का मैदान, 56 का मैदान देखो 56 से जुड़ा हुआ है 56। तो यहां क्या है, 56 नदियों का समूह है और 56 नदी नालों की वजह से इसका नाम पड़ा 56 का मैदान। और ये जो 56 का मैदान है ये क्या है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो 56 का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो 56 का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है जहां 56 नदी नाले आपस में मिलते हैं, आपस में बहते हैं, 56 गांव भी कहते हैं, 56 गांव बसे हुए इस क्षेत्र में, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं 56 का मैदान कह दो या 56 क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। और लास्ट में है भूमठ। भूमठ जो शब्द बड़ा हुआ है अर्थात भील जहां रहते हैं, भूमठ, आपने भील आंदोलन में पढ़ा होगा, भूमठ भील आंदोलन। तो भूमठ जो क्षेत्र है ऐसा क्षेत्र जहां भील रहते हैं। अब भील कहां रहते हैं, देखो सिरोही क्षेत्र के पूर्वी जो सिरोही क्षेत्र है, पूर्वी सिरोही, ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र है जहां भीलों की जनजाति पाई जाती है इस क्षेत्र को बोलते हैं भूमठ। तो हमने 23 जगह का जिक्र हमने पढ़ा जिनका अलग अलग नामकरण आपने देखा होगा कि अलग अलग नामकरण क्या क्या था। तो आप सबको वापस एक बार देख लेना चाहिए कि भूमठ कहां पड़ता है। इसके अलावा आप देखोगे 56 का मैदान कहां पड़ता है। इसके अलावा आपने गिरवा की बात की थी, इसके अलावा आपने मेवल की बात की थी और इसके अलावा आपने राठ और अहिरवाड़ जैसे क्षेत्रों की बात की थी। तो मुझे पक्का विश्वास है कि इनमें से आप समझोगे और कुछ और शब्द जो राजस्थान के अलग अलग भौतिक प्रदेशों के से महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं उनको लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में आपकी कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई ये आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। एक नए वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।